अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप उर्दू के साथ काम कर रहे होंगे, आपका राब्ता मज़बूत हो रहा होगा। बच्चों, मैं आपको बार-बार कहती हूँ कि ये मेरा काम किया हुआ आपको ज़रा भी फ़ायदा अगर दे सका तो दे जाएगा, लेकिन जब तक आप अपने हाथ से काम नहीं करेंगे तब तक आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। आप दिन लिखिए, तारीख़ लिखिए, रजिस्टर पर एक नया पास पेपर निकालिए और उसको सॉल्व कीजिए। वो भी एक तरह की नकल ही है बच्चों, लेकिन आपके हाथ से तो निकला होगा ना, आपने वो सॉल्विंग की होगी, ठीक है? तो वो फ़ायदा देगी आपको चीज़। तो आइए देखते हैं सेकंड लैंग्वेज पेपर 1 रीडिंग एंड राइटिंग। आइए चलते हैं जल्दी से, मश्क नंबर 1 को टिक लगाते हैं। दर्ज झेल इबारत पढ़ें और सफ़े के दूसरी तरफ सवालात के जवाबात लिखें। अच्छा बच्चों, ये इबारत बच्चों मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ। मच्छा पुछारे वस्ती नेपाल की हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले अन्नपूर्णा में 6,993 मीटर बुलंद एक मशहूर पहाड़ है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 3 अन्नपूर्णा पहाड़ी सिलसिले में शामिल हैं। इन बुलंद चोटियों से दूर मच्छा पुछारे ना सिर्फ अपनी पोजीशन की वजह से तनहा नजर आता है, बल्कि दूसरी चोटियों से कम बुलंद होने के बावजूद अलहदा होने की वजह से इसकी बुलंदी ज़्यादा महसूस होती है। नेपाली ज़ुबान में इसके नाम का मतलब है मछली की दुम, क्योंकि इसकी दोहरी चोटी की शक्ल मछली की दुम से मिलती-जुलती है। एक और पहाड़ी चोटी मारवी हमल का बेस कैंप, जो 4,500 मीटर की ऊंचाई पर वाक़ है, मच्छा पुछारे को देखने के लिए करीब तरीन मुकाम है। कहा जाता है कि इस पहाड़ की चोटी पर कभी भी कोई नहीं चढ़ा, क्योंकि मच्छा पुछारे पर चढ़ना कानूनन मना है। इस चोटी को सर करने की वाहिद तस्दीकशुदा कोशिश 1957 में कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स की क़यादत में एक बरतानवी टीम ने की थी, लेकिन इनकी टीम चोटी से तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक पहुंचकर चोटी सर किए बगैर नीचे उतर आई। इस वाक़े के बाद कर्नल रॉबर्ट्स की दरख्वास्त पर एक पहाड़ पर चढ़ने पर नेपाल हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी। इस पहाड़ पर चढ़ने पर नेपाल हुकूमत की जानिब से पाबंदी आयद कर दी गई, ताकि ये हिमालयाई चोटी हमेशा नाकाबिले तस्खीर रहे। एक ख्याल के मुताबिक इसकी वजह रॉबर्ट्स का मकामी ग्रोंग कबीले के साथ ज़बरदस्त लगाव था। पता नहीं बच्चों ये इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, वो आप देख लीजिएगा। जिनके लिए मच्छा पुछारे एक मुक़द्दस चोटी थी और वो नहीं चाहते थे कि कोपैमा इसको सर करने की कोशिश करें। जब कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स ने 1958 में नेपाल के पह जब कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स 1958 में नेपाल के पहले फ़ौजी अताशी मुकर्रर हुए, यानी वहाँ के कमिश्नर या जो भी बड़ा ओहदा होता है, तो उन्होंने मुल्क के दूर दराज पहाड़ों को तिजारती कोह-पेमाई के लिए खोलने में अहम किरदार अदा किया, ताकि सियाह आएँ और देखें इसको बच्चों। इसलिए उन्होंने इनको ओपन किया, जहाँ इस वक्त तक बैरूनी दुनिया को रसाई हासिल नहीं थी, यानी बाहर के लोग कभी भी यहाँ पर नहीं आए थे। मुल्क की पहली ट्रैकिंग कंपनी की बुनियाद रखने के अलावा कोह-पेमाई के लिए ट्रैकिंग की इस्तिलाह का इस्तेमाल भी सबसे पहले कर्नल रॉबर्ट्स ने ही किया था। नेपाल की जुग्राफियाई खसूसियात की बिना पर यहाँ सियाहत आमदनी का बड़ा ज़रिया है, लेकिन अक्सर जगहों की कुदरती हुस्न को हद से ज़्यादा सियाहत और कोह-पेमाई ने मुतासिर किया है। यानी जब लोग ज़्यादा जाते हैं तो वो फिर आलूदा हो जाता है जगह। ऐसे में मच्छा पुछारे ऐसा पहाड़ है जो अपने फितरी हुस्न के साथ महफूज है, क्योंकि वहाँ कानूनन जाना मना है। इसकी खूबसूरती के साथ साथ इसकी काबिल तस्खीर मगर ममनुआ चोटी शायरों के लिए इसे मज़ीद दिलकश बना देती है। इसीलिए इसका ज़िक्र बहुत से मकामी लोकगीतों में भी मिलता है। अच्छा बच्चों, मैंने जवाबात के निशान पढ़कर लगाए थे। सवालात पढ़ते हैं। सवाल नंबर 1 देखें, मच्छा पुछारे अन्नपूर्णा के दीगर पहाड़ियों से कैसे मुख्तलिफ है? 2 बातें लिखें। पहली बात ये वस्ती नेपाल की हिमालयी सिलसिले अन्नपूर्णा में 6,993 मीटर एक मशहूर बुलंद पहाड़ है। यहाँ ऊपर जाके देखेंगे। ये बच्चों, ये पहली बात और ये दूसरी बात। ये पहली ये है, ये मशहूर है, और दूसरी ये है कि उसका नाम जो है। आइए देखते हैं क्या मैंने लिखा है। दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में 3 अन्नपूर्णा सिलसिले में शामिल हैं। ये बच्चों, ये मैं आपको दोबारा बताती हूँ, ये गलत लगी हुई है बच्चों। ये एक बात थी और ये दूसरी बात, और अच्छा बच्चों, ये जो है हमारा, ये दूसरे का, ये पहली बात है और ये दूसरी बात है पहले सवाल की पहली और ये दूसरी बात है,
ठीक है। मचा पुजारे बस्ती नेपाल के हिमालयाई पहाड़ी सिलसिले अन्नपूर्णा में 6,993 मीटर बुलंद एक मशहूर पहाड़ है। दुनिया के 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 3 अन्नपूर्णा पहाड़ी सिलसिले में शामिल हैं। ये बच्चों 2 बातें हैं, पहली ये और दूसरी ये। आगे दूसरे सवाल का बच्चों, ये दूसरे सवाल का जवाब था। दूसरे सवाल का जवाब आइए देखते हैं। दूसरा टिक लगाएँ, दूसरा टिक लगाएँ बच्चों। अन्नपूर्णा एक पहाड़ी का नाम है। अन्नपूर्णा एक पहाड़ी का नाम मचा पुछारे किस बुनियाद पर दिया गया है? अन्नपूर्णा पहाड़ी सिलसिला का नाम है। अन्नपूर्णा की एक पहाड़ी का नाम मच्छा पुछारे किस बुनियाद पर दिया गया है? ये बच्चों ये देखिए इधर लिखा हुआ है, ये 2 नंबर 2 जवाब नंबर 2। बच्चों ये जवाब नंबर 2 है। नेपाली ज़ुबान में इसका मतलब मछली की दुम है, क्योंकि इसकी दोहरी चोटी की शक्ल मछली की दुम से मिलती-जुलती है। ठीक है, तो आगे मैंने क्या लिखा है? 1 नंबर का ये जवाब है। अन्नपूर्णा की एक पहाड़ी का नाम मचा पुछारे किस बुनियाद पर दिया गया है? नेपाली ज़ुबान में इसका मतलब मछली की दुम है, क्योंकि इसकी दोहरी चोटी की शक्ल मछली की दुम से मिलती-जुलती है। ये एक बच्चों जवाब हो गया। अच्छा, सवाल नंबर 3 को टिक लगाएँ। माज़ी में मच्छा पुछारे पहाड़ी को सर करने की कोशिश का क्या नतीजा निकला? और ये बच्चों मैंने जैसे ऊपर काफ़ी मतलब समझ-बूझ के साथ करने के बावजूद भी थोड़ी-सी गलतियाँ रह गईं। इसी तरह से ये वाला सवाल भी जो है वो काफ़ी तवज्जो तलब था कि माज़ी में मच्छा पुछारे पहाड़ी को सर करने की कोशिश का क्या नतीजा निकला? 1957 में कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स की टीम चोटी से तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक पहुंचकर चोटी सर किए बगैर नीचे उतर आई। मतलब उन्होंने उसको मुकद्दस चोटी करार दे दिया, उन्होंने जाना, कानून ने मना कर दिया, पता नहीं उनको क्या दिखाई दिया होगा। आइए यहाँ पर देखते हैं, ये बच्चों ये पर यहाँ पर है। 1957 में कर्नल जेम्स रॉबर्ट्स की क़यादत में एक बरतानवी टीम ने की थी, लेकिन इनकी टीम चोटी से तकरीबन 50 मीटर की दूरी तक पहुंचकर चोटी सर किए बगैर नीचे उतर आई। ये बच्चों तीसरे का है, ये तीसरा मैंने नंबर भी डाला हुआ। और 4 है, कर्नल रॉबर्ट्स ने अपनी सर्विस के दौरान नेपाल की हुकूमत की किस तरह मदद की? 2 बातें लिखें। उन्होंने मुल्क के दूर-दराज पहाड़ों को तिजारती कोह-पेमाई के लिए खोलने के में अहम किरदार अदा किया। यानी सियाहों के लिए, बाहर के मुल्कों के सियाहों के लिए खोल दिया, उससे क्या होगा कि मुल्क को इनकम आएगी, मुल्क की आमदन बढ़ेगी। ठीक है, पहली बात ये है कि उन्होंने उन पहाड़ों को तिजारती कोह-पेमाई के लिए खोलने के लिए अहम किरदार अदा किया। दूसरी बात ये है, कोह-पेमाई के लिए मुल्क की पहली ट्रैकिंग बच्चों ये ट्रैकिंग है, पहली ट्रैकिंग कंपनी का आगाज़ हुआ। पहली ट्रैकिंग कंपनी का आगाज़ हुआ। 2 बातें बच्चों ये हो गई। पहली ये कि उन्होंने खोला उसको तजारती मकसद के लिए, और दूसरा ये कि ट्रैकिंग कंपनी का आगाज़ किया ताकि लोगों को ट्रैक बताए जाए कि किस तरफ से किस तरफ को जाना है इस पहाड़ी सिलसिले में। ठीक है, ये आपका चौथा हो गया। और आगे 5वां बच्चों ये है, 5वां है, नेपाल में पहाड़ों की मौजूदगी वहाँ की मईशत पर कैसे असरअंदाज होती है? मईशत बच्चों रोज़गार मिलना। ठीक है, लोगों के रोज़गार में इज़ाफ़ा होना, मईशत का मकसद है, आमदन में इज़ाफ़ा होना। तो नेपाल के पहाड़ चूँकि खोल दिए गए, उन्होंने सियाहत के लिए खोल दिए थे। ये देखिए 5वें का जो सियाहत बच्चों बाहर से सियाहों का आना और उसकी सैर करना, तो ज़ाहिर है वहाँ होटल भी होंगे, खाना भी पकेगा और उनके रहन-सहन का इंतज़ाम भी होगा, तो बहुत से लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो ये नेपाल की जुग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात की बिना पर यहाँ सियाहत आमदनी का, समझ आ गई है? आमदनी का बड़ा ज़रिया है। तो मईशत क्या है? लोगों के रोज़गार मिलना। मईशत, रोज़गार, आमदन, रोज़गार और आमदन, लोगों का रोज़गार बढ़ना और आमदन में इज़ाफ़ा होना। तो नेपाल की जुग्राफ़ियाई ख़ुसूसियात की बिना पर यहाँ सियाहत आमदनी का बड़ा ज़रिया है। ठीक है? यानी लोगों का आना सैर करना। छठा है बच्चों, मच्छा पुजारी के फ़ितरी हुस्न के महफूज़ रहने की वजह क्या है? अच्छा, मैंने एक ऊपर से जुमला लिया था, ये देखिए यहाँ पर मैंने 6 डाला भी था। मच्छा पुचारे पर चढ़ना कानूनन मना है। जब उसके ऊपर चढ़ेंगे नहीं, तो वहाँ की हवा और जगह आलूदा नहीं होगी। इस पर चढ़ना कानूनन मना है, इसीलिए इसका फ़ितरी हुस्न महफूज़ है। उसने पूछा कि फ़ितरी हुस्न किस वजह से महफूज़? जब उस पर चढ़ाई मना कर दी गई है, तो उसका फ़ितरी हुस्न जो है वो महफूज़ है। ठीक है बच्चों, आइए अगली मश्क करते हैं। मश्क नंबर 2 है बच्चों, मुंदरजा ज़ैल इबारत को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखें। ये बच्चों मैं आपको पैराग्राफ रख देती हूँ इस तरह, आप देख लीजिएगा, आप स्टिल करके भी देख सकते हैं, ठीक है? तो आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, तो फिर उसके बाद इसके सवाल और जवाब ये हैं। सी और डी भी आ गया पैराग्राफ, आप अच्छी तरह इसको स्टिल करके बच्चों देख लीजिएगा।
मैंने पढ़ा हुआ है, मैंने सॉल्व भी किया हुआ है। तो देखिए नीचे दिए गए जुमलों में बच्चों आपने इसको पढ़ लेना है, फिर इसकी सॉल्विंग करनी है मेरे साथ मिलकर, ठीक है? सवाल नंबर 7 से 15 तक है। नीचे दिए गए जुमलों 7 तक 15 को गौर से पढ़ें। इस पैराग्राफ ए से डी तक पर निशान लगाएं जिसमें ये बात बयान की गई है। किस पैराग्राफ में बताया गया है कि मिसाल भी उन्होंने एक दी हुई है। मिसाल है मुख्तलिफ नस्लों के तोते मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। इस बात का जिक्र कौन से पैराग्राफ में हुआ है? ए पैराग्राफ में। आपने ऊपर जाकर तस्दीक भी कर लेनी है कि ये ए पैराग्राफ का ही है। ये देखें मुख्तलिफ इकसाम जिसामत और रंग के लिहाज से मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है? तो मुख्तलिफ पाए जाते हैं, ये इसका जिक्र ए पैराग्राफ में है। अच्छा बच्चों हमने 7वां सॉल्व करना है। पालतू तोते तनहा रहना पसंद नहीं करते। ये 7वें का जवाब ऊपर मैंने ढूंढा हुआ है। आइए देखते हैं कौन से पैराग्राफ में ये सवाल है। बच्चों अब आप दोबारा देखिए सवाल क्या है। ये पालतू तोते तनहा रहना पसंद नहीं करते 7वें का जवाब किस पैराग्राफ में आया है? ये देखें। ये ज़्यादातर अकेले पिंजरे में खिलौनों से खेलने की बजाय अपने मालकिन के साथ ज़्यादातर वक्त गुजारना पसंद करते। ये ज़्यादातर अकेले रहना बच्चों ये पसंद करते हैं, ठीक है? तो इसका आप अगर और भी मिल जाए तो तनहा पसंद रहना करते। तो मुझे यही मिला था तो मैंने इसको टिक लगा दिया। ये बच्चों है कौन से? डी पैराग्राफ में। तो इसका मैंने डी में निशान लगा। आइए डी में निशान लगाते हैं। पालतू तोते तनहा रहना पसंद नहीं करते, डी में। वो अपने मालकिन के साथ खेलना पसंद करते हैं। अच्छा बच्चों 8वां देखें। शिकारी परिंदे से बचने के लिए तोते दरख्तों के सुराखों में घर बनाते हैं। ये कौन से पैराग्राफ में है? ये मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। 8वां। ये देखिए पैराग्राफ का नंबर आपने देखना है। लेकिन ज़्यादातर तोते ऊंचे टीलों पर दरख्त के तने में बने सुराखों और दीगर खोखली जगहों में रहने को तरजीह देते हैं। ये कौन से पैराग्राफ में है? अब आपने देखना है जाके अपना 8वां सवाल देखना है और 8वें सवाल का जवाब हमें हमारे कौन से कॉलम में होगा ये देखना है। शिकारी परिंदों से बचने के लिए तोते दरख्तों की सुराखों में घर बनाते हैं। ये कौन से पैराग्राफ में है? दोबारा जाकर देखते हैं। 8वां कौन से पैराग्राफ में है? ए में। 8वां जो है वो ए में टिक लगाएंगे। अच्छा 9th है। इंसानी आवाज़ों की नकल करने में सुरमई अफ्रीकी तोते सबसे ज़्यादा माहिर समझे जाते हैं। ये बच्चों 9th अब किस में है? 9वां जो है ये सुरमई तोते इंसानी आवाज़ों की हूबहू नकल करने में बेहतरीन माने जाते हैं, सी पैराग्राफ में। बच्चों नीचे जाकर सी में लिखेंगे 9 का लिखेंगे सी में। अब 10 का तोते नई महारतें जल्दी सीख जाते हैं। ये किस जगह पर लिखा हुआ है? 10वें का जवाब बच्चों। तोते नई महारतें सीख जाते हैं। तोते मसाइल को हल करने और नई महारतें तेज़ी से सीखने की सलाहियत के लिए मशहूर हैं। कौन से पैराग्राफ में? सी में। ये मैंने आधा सॉल्व करके रखा हुआ है ताकि आपको समझ आए कि आपने कैसे ऊपर जाना है। 11वां है। कुछ इकसाम के तोते बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े होते हैं। ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है? 11वां। 11वां नंबर ऊपर 2 दिया होगा। वहाँ पर जाकर उस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे ताकि हमें पता चले कि इनके जिस्म की लंबाई 3-4 इंच से लेकर 40 इंच तक हो सकती है। अब आप देखें वहाँ कैसा जुमला लिखा हुआ है और यहाँ पर क्या जुमला है। हमने बहुत अच्छी तरह से पैराग्राफ पढ़कर तो फिर इसको देखना है, सवाल का जवाब ढूँढना है। 11 है ए पैराग्राफ में। 11 ए पैराग्राफ में। कुछ इकसाम के तोते बहुत छोटे और कुछ बहुत बड़े होते हैं। वहाँ लिखा हुआ है ना, कुछ छोटे तरीन और कुछ ज़्यादा बड़े होते हैं। अच्छा आगे बच्चों 12वां आएगा। तोते के पाँव की मखसूस बनावट इसे चीज़ों को पकड़ने में मदद देती है। अब ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है? ये आपने ABCD में से जाके ढूंढना है। 12वां तोते के पाँव। 12वां आप ढूंढेंगे ये। इनके पाँव में 4 उंगलियां होती हैं जिनमें से 2 आगे की तरफ और 2 पीछे के रुख होती हैं। ये तरतीब इन्हें आसानी से चाकू और मुख्तलिफ चीज़ों को पकड़ने में मदद देती है। कौन सा पैराग्राफ है? बी में 12वां है बच्चों। बी को टिक लगाएंगे, बी में 12वां है, ठीक है? बी पैराग्राफ में 12वें सवाल का ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। 13वां बच्चों आ जाएं। तोते जो अल्फाज बोलते हैं उनका मतलब नहीं जानते। ये कौन से पैराग्राफ में लिखा हुआ है? ABCD। 13वां देखें। तोते जो अल्फाज बोलते हैं उनका मतलब नहीं जानते। आइए 13वां ढूंढते हैं। तोते जिन आवाज़ों या इंसानी बोलियों के अल्फाज की तकरार करते हैं वो इनका मतलब तो नहीं समझते, ठीक है? कौन से पैराग्राफ में? डी में। 13वां जो है वो डी में है तो डी को टिक लगाइए। 14वां। तोते लोगों के रवैये से दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लेते हैं।
یعنی جب کوئی آتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ دوست ہے یا دشمن ہے۔ تو یہ کون سے پیراگراف میں ہے 14واں؟ آئیے چل کے دیکھتے ہیں۔ 14واں یہ دیکھیں، طوطے انسانی رویوں کو بخوبی پہچانتے ہیں اور اگر کسی اجنبی سے خطرہ محسوس کریں تو خوب شور مچا کر اپنے مالک کو متوجہ کرتے ہیں۔ یہ بچوں کون سے پیراگراف میں ہے؟ سی میں۔ یہ دیکھیں سی میں، 14واں بھی سی میں ہے۔ اس طرح بچوں آپ نے نشان لگا لینے ہیں۔ پہلے آپ نے وہ جملے پڑھ کے ان جگہوں پر نشان لگانے جا کے، ان لائنوں کو انڈر لائن کر کے، تو پھر آپ نے اس کی سالونگ کرنی ہے۔ 14واں جو ہے وہ سی میں ہے۔ 15واں دیکھیں، طوطے آپس میں آوازوں اور جسمانی حرکات کی مدد سے باتیں کرتے ہیں۔ 15واں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون سے پیراگراف میں؟ آئیے چلتے ہیں پتہ کرتے ہیں۔ حالانکہ نشان لگے ہوئے ہیں، پھر بھی دیکھیے کتنی دیر لگتی ہے۔ مختلف آوازوں اور جسمانی حرکات کا استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں۔ سمجھ آ گئی ہے؟ کون سے پیراگراف میں؟ بی میں۔ بی پیراگراف میں 15ویں کا جواب ہے۔ اچھا بچوں، یہ میں آپ کے لیے ٹک لگا کے بھی رکھ سکتی تھی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ یہ کتنا وقت طلب ہے اور کتنا وقت لگتا ہے اس کو ڈھونڈنے میں، اور سالو بھی کیا ہو۔ میں نے اوپر سالو کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن پھر بھی کبھی کئی مرتبہ یہ بھی کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ کیا میرا جواب صحیح بھی ہے جس کو میں نے انڈر لائن پہلے کیا ہوا ہے یا نہیں۔ تو یہ بھی ڈھونڈنا، اور کبھی اسٹیٹمنٹ بھی جو ہے وہ بدل کے وہ دے دیتے ہیں۔ اسٹیٹمنٹ وہی نہیں ہوتی جو اس پیراگراف میں دی ہوتی، وہ ویسی ہی ترتیب بدل کر الفاظ کی دے دیتے ہیں، تو وہ بھی آپ نے ہی ڈھونڈنی ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس کو بہت اچھی طرح سمجھ کے کرنا ہے، اور آپ دوسرے نئے پیپرز نکال کر وہاں سے بھی اس کی پریکٹس کیجئے۔ اس کو بھی بے شک مٹا کر یا کاغذ دوسرا پیپر لے کر تو آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ۔ جتنا آپ کام کریں گے اتنا ہی آپ کو میٹھا پھل ملے گا۔ وہ بھی ہے کہ فارسی کا شعر بھی ہے، کر تمی خواہی کے باشی خوش نویس، می نویسو می نویسو می نویس۔ اگر تو چاہتا ہے کہ خوش نویس بن جائے، یعنی خوبصورت دکھنے والا بن جائے، تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے۔ تو جتنا آپ لکھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔